हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिस मूवी का नाम है ब्लडी मैरी। ये मूवी साल 2022 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है चार सहेलियों के साथ, लीना, मैगी, एलिस और उसकी बहन प्रियंका। ये सभी लोग लीना के घर में स्लीप ओवर के लिए एकत्रित हुए थे। ये लोग जब बोर हो रहे थे तो लीना उन्हें एक एक्साइटिंग ऑफर देती है, क्यों ना वो लोग ब्लडी मैरी चैलेंज परफॉर्म करे। रिजल्ट ये है कि ब्लडी मैरी सिर्फ लोगों को मारती नहीं है, बल्कि अगर उसे खुश किया जाए तो वो उनकी विशेष भी फुलफिल करती है। अब अनफुलफिल्ड विशेष तो सभी के लाइफ में होते हैं, उनके भी थे। जैसे लीना को अपने चेयर लीडर ग्रुप का कैप्टन बनना था, वहीं मैगी को अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए था। उधर एलिस को रिच होना था तो प्रियंका को अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना था। भले मन ही मन सभी डेस्परेट थे, लेकिन प्रियंका राजी नहीं होती। सुपर नेचुरल चीज़ों से उसे ऐसे खेलना ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर एलिस उसे मना लेती है और सभी अलग अलग कमरे में जाकर ब्लडी मैरी चैलेंज स्टार्ट करते हैं। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ये गेम ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसी बात को सोचा था उन लोगों ने, लेकिन रियलिटी में होता बहुत कुछ है। जैसे ही लाइट ऑफ करके वो लोग ब्लडी मैरी का समन करते हैं, उनके सामने का मिरर फटने लगता है और उससे बाहर निकल आती है ब्लडी मैरी और बड़े बड़े नाखूनों से लड़कियों को पकड़ लेती है। डर से सभी की हालत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद आज ही उन लोगों का ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, मगर होता है कुछ उल्टा ही। ब्लडी मिरर सबके कानों में कुछ कुछ फुसफुसाती है और फिर गायब हो जाती है। अपने अपने कमरे से सभी निकल आती हैं, सिर्फ मैगी तब भी चिल्ला रही थी। तो बाकी सभी जाते हैं उसे बुलाने और तभी एक भयानक नज़ारा दिखता है उन लोगों को। वो देखते हैं ब्लडी मैरी अपने नाखूनों से मैगी के आंखों को नोच रही हैं। इससे सभी डर जाते हैं और सभी एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं। मगर जैसे ही लाइट ऑन होता है सब कुछ नॉर्मल दिखने लगता है। पता चलता है कि मैगी तो बिल्कुल ही ठीक है, बल्कि उसने तो कभी चिल्लाई भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने जो देखा वो क्या था? आपस में बात करने पर उन्हें पता चलता है ब्लडी मैरी ने उन सभी को अपने डिज़ायर पूरा करने के लिए एक रास्ता बताया है। जैसे लीना से कहा है कि अगर उसने प्रैक्टिस के दौरान अपने ग्रुप के कैप्टन को गिरा दिया तो वो उसकी जगह ले पाएगी। मैगी से कहा है कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहती है तो उसके 9 गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटोज़ को इंटरनेट पे अपलोड करना होगा। प्रियंका से कहा है कि वो अगर येल जाना चाहती है तो उसे अपने टीचर को ब्लैकमेल करना होगा, उन पर रेप का एलिगेशन लगाना होगा। और फाइनली एलिस से कहा है कि अगर उसे रिच होना है तो उसे किसी और को हर्ट करना होगा। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा रियल में करने वाले नहीं थे। लेकिन बात ना मानने पर क्या हो सकता है, उसका हिंट भी उन्हें मिल चुका था। उन्होंने मैगी की जो हालत देखी थी, हो ना हो वो एक वार्निंग ही था। सभी बहुत बड़े कसमकस में पड़ जाते हैं और अगले दिन तो ये भी साबित हो जाता है कि ब्लडी मैरी उनका पीछा कर रही है। वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक टास्क कंप्लीट ना हो जाए। ऊपर से लीना ये भी रिवील करती है कि उसके माँ के फ्रेंड्स ने भी एक बार यही खेल खेला था बरसों पहले, और आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। एक एक करके सभी की मौत हो गई। पहले उसे लगा था कि ये कोई फालतू रूमर है, लेकिन अब तो लग रहा है कि उनके साथ भी यही होने वाला है। ये बातें सुनकर सभी लीना को ही कोसने लग जाते हैं। उसे अगर ये सब पहले से ही पता था तो उसने सबको इन्वॉल्व ही क्यों किया। लेकिन प्रियंका कुछ और ही सोच रही थी। वो उनमें से सबसे ज़्यादा सेंसिबल थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर उसने अपने टीचर पर इल्ज़ाम लगाए तो उनका करियर तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा वो कैसे कर सकती है? लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे खुद मरना पड़ेगा। इस बात की टेंशन में सभी की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। तब एलिस उसे संभालती है, प्रॉमिस करती है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन वो ज़रूर ढूंढ निकालेगी। तब तक घर के सारे मिरर्स को कवर्ड रखना ही सही होगा। लेकिन ब्लडी मैरी को ऐसे रोक पाना पॉसिबल ही नहीं था। हर एक को फ़ोन करने लगती है वो, उन्हें याद दिलाने लगती है कि उन्हें क्या करना है। लीना तो इतना डर जाती है कि वो ब्लडी मैरी की बात मानने के लिए राजी भी हो जाती है। वो डिसाइड कर लेती है कि वो ऐना यानी कि अपने ग्रुप के कैप्टन को गिरा देगी। इससे ऐना शायद पैरालाइज्ड हो जाएगी, लेकिन लीना तो जान से बच जाएगी। सभी बहुत समझाते हैं उसे, थोड़ा और वक्त देने के लिए कहते हैं, ज़रूर कोई और रास्ता निकलेगा। मगर लीना ने अपना मन बना लिया था, बल्कि वो अपना अटेम्प्ट भी लेती है, मगर अहम वक्त पर उसकी हिम्मत नहीं होती है। वो जानबूझकर किसी को हर्ट कैसे कर सकती है? इसका अंजाम भी उसे उसी रात भुगतना पड़ता है।
बहुत ही बेरहमी से उसका कोई खून कर देता है। उसके पेरेंट्स और पुलिस को लगता है कि जरूर ये किसी पागल चोर का काम होगा, मगर ऐसे भयानक तरीके से आंखें निकाल के ये काम शायद ही कोई इंसान कर सकता है। मैगी तो बल्कि श्योर थी कि ये ब्लडी मैरी नहीं किया होगा। दूसरी तरफ उसी रात प्रियंका को भी वार्निंग मिल जाता है कि अगर कल रात 12 बजे से पहले उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो उसे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। डर से प्रियंका रोने लग जाती है। तब एलिस घर में नहीं थी, हर रात की तरह काम पर गई थी। जब वो घर लौटती है और अपने बहन को देखती है और लीना की खबर सुनकर वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान दोनों बहन के बीच का असली रिश्ता समझ में आता है। हमें पता चलता है कि एलिस सिर्फ एक बड़ी बहन ही नहीं, प्रियंका के लिए वो एक मदर फिगर भी है। उनके माँ ने उन्हें जन्म देने के अलावा और कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। कई रात उन्हें गाड़ी में बितानी पड़ी क्योंकि उनकी माँ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। एलिस को हर रात स्ट्रीट क्लब में काम करना पड़ा, नहीं तो उन्हें खाना नहीं मिलता। ऐसे में स्कूल अटेंड करना तो प्रियंका के लिए सपना जैसा था। एलिस ने उसका वो सपना भी पूरा किया। दिन रात मेहनत करके अपने और अपने बहन की हर ज़रूरत को पूरा किया उसने। शायद इसीलिए प्रियंका को अपने से ज़्यादा उस पर इतना भरोसा है। तो जब वहीं एलिस उसे बताती है कि उसने शायद इसका एक वे आउट ढूंढ निकाला है, प्रियंका को एक होप मिलता है। एलिस कहती है आज पूरा दिन उसने इसी के बारे में रिसर्च किया है, लेकिन ट्रेडिशनली जिसे ब्लडी मैरी कहा जाता है वो तो एक वाइट लेडी थी, लेकिन उन लोगों ने आईने में जिसे देखा वो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर एलिस ब्लैक वुमेन रिलेटेड सर्च स्टार्ट करती है। तब उसे 19th सेंचुरी की लेडी एक मिसेस मार्गरेट के बारे में पता चलता है, जो एक स्लेव कैचर थी, साथ में मर्डरर भी। उसका केबिन जो इसी शहर में सॉर्डे रिवर के पास घने जंगल के अंदर था, वो सिर्फ मिस्टीरियस ही नहीं था बल्कि कर्स्ड भी था। वो आखिरी बार वहीं देखा गया था। स्पेशली काले लोगों को केबिन से अजीब सी बदबू आती थी। लोगों का मानना था वो जरूर अंदर विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करती होगी, लेकिन ये एक लोकल लेजेंड है, इसीलिए ऑनलाइन इससे ज़्यादा और कुछ पता नहीं चलता। आगे और डिटेल्स पता करने के लिए एलिस जा पहुंचती है मिसौरी हिस्टोरिकल एसोसिएशन में, और वहां उसे असली बात पता चलती है। पता चलता है कि 1850 के आसपास मार्गरेट रिवर्स अंडरग्राउंड रेलरोड नाम की प्रैक्टिस का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय जो स्लेव्स अपने मालिक के घर से भाग जाते थे, मार्गरेट उन्हें धोखे से उन्हें अपने घर में कैद करती थी और फिर दुगने कीमत पर बेच देती थी। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं थी। जितने लोग उस केबिन में इंटर करते थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों को वो मार डालती थी। जो किस्मत वाले होते थे उन्हें ही सिर्फ रीसेलिंग के नाम पर जिंदा निकलने का मौका मिलता था। बाकियों को नरक से भी बदतर जिंदगी मिलती थी। अपने बेसमेंट में कैद करके उन पर टॉर्चर करती थी। मार्गरेट खाना पानी कुछ भी नहीं देती थी। उन्हें दर्द में तड़पते देख बहुत ही मज़ा आता था। मार्गरेट को एक अजीब सी खुशी मिलती थी। पैसों से ज़्यादा इस सेटिस्फैक्शन के लिए ही वो ये काम किया करती थी। पता नहीं वो स्लेव उन पर भरोसा भी कैसे कर लेते थे। मे बी उनकी अपनी मेड भी एक ब्लैक वुमेन थी, इसीलिए रात में जब चारों तरफ सब कुछ शांत पड़ जाता था, वो मेड जाकर उन लोगों को बुलाकर लाती थी और फिर बेसमेंट में कैद करके मार डालती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन इस केबिन से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। पुलिस ने देखा तो कई लाशों के साथ मार्गरेट की लाश भी मिली। बाकी स्लेव्स की मौत तो उससे पहले ही हो चुकी थी, डिहाइड्रेशन की वजह से। मगर मार्गरेट का किसी ने खून किया था, एक बहुत ही पुराने चाकू से। पुलिस को कभी पता नहीं चला वो खूनी कौन था, मगर लोगों ने विश्वास कर लिया कि जरूर कोई स्लेव ही होगा। पूरी कहानी सुनने के बाद एलिस का शक और ज़्यादा विश्वास में बदल जाता है। उसका मन कह रहा था हो ना हो ब्लडी मैरी इसी कहानी से जुड़ी होगी। इसके जड़ तक पहुंचने के लिए उसे उस केबिन तक पहुंचना होगा। ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं है उसके पास और ना ही गलती की कोई गुंजाइश। एट द सेम टाइम उधर हम मैगी को देखते हैं। वो ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी। अपने एक्स की न्यू गर्लफ्रेंड की प्राइवेट फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए तैयार हो चुकी थी वो, क्योंकि वो लीना की तरह मरना नहीं चाहती थी। मौत के डर से इतना नीचे गिर चुकी थी वो कि किसी और की ज़िंदगी को ख़राब करना भी उसे ठीक लग रहा था। जबकि ब्लडी मैरी ने उसे ऑलरेडी दिखा दिया था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। वो लड़की इसके वजह से सुसाइड करने वाली है। फिर भी प्रियंका उसे बहुत समझाती है और फाइनली मैगी खुद को रोक लेती है।
उस दिन जब स्कूल से प्रियंका घर लौटती है तो वहाँ पे एलिस उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसे अपना प्लान बताती है और उसे साथ लेकर जाती है उस डैगर को चुराने, क्या पता कोई काम आ जाए। उसके बाद उनका अगला डेस्टिनेशन था वो कैबिन, मगर कैबिन की तरफ जाने से पहले वो लोग जाते हैं मैगी को पिकअप करने, मगर बहुत बुलाने पर भी वो रेस्पॉन्स नहीं करती। तब वो लोग अंदर जाते हैं और उन्हें मिलती है मैगी की लाश। बिल्कुल लीना की तरह उसकी भी आंखें निकाली गई थी, बेहद ही भयानक दिख रही थी वो। बची थी तो सिर्फ प्रियंका और एलिस। वो लोग उसी वक्त निकल पड़ते हैं कैबिन की तरफ, इस उम्मीद में कि वहाँ उन्हें ब्लडी मैरी मिल जाएगी और उन्हें इस सिल्वर डैगर से बस उन्हें मारना होगा। सारे के सारे प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। भले ही प्रियंका इस प्लान को लेकर ज़्यादा श्योर नहीं थी, मगर लेकिन पता नहीं एलिस बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी। खुद अपने मौत को बुलावा भी देती हैं, ब्लडी मैरी को याद करती हैं, और जब वो आती हैं प्रियंका को लगता है एलिस ज़रूर उस चाकू से आईने को तोड़ देगी या फिर कुछ और करेगी, मगर एलिस बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है जैसे किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रही है वो। इसके बाद बहुत ही एक वियर्ड चीज़ होती है जो प्रियंका ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। ब्लडी मैरी एलिस से बात करने लगती है, उससे पूछती है कि क्या उसने जो मांगा था वो सब कुछ लेकर आई है। जवाब में एलिस भी अपने बैग से वो सिल्वर चाकू और 2 ग्लास जार्स निकाल कर उनके सामने रख देती है। इस पॉइंट तक प्रियंका समझ चुकी थी उन दोनों के बीच कुछ अलग ही डील हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए ही एलिस यहाँ आई है, ब्लडी मैरी को मारने के लिए नहीं। फाइनली एलिस खुद ही सच्चाई को कन्फेस कर लेती है और कहती है कि ब्लडी मैरी ने इन चीज़ों के बदले उसे सेफ्टी, सिक्योरिटी और पावर देने का वादा किया है, जिसकी उसे ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरत है। वो और कोई रात गाड़ी में खाली पेट सोना नहीं चाहती और ना ही उस स्ट्रीट क्लब में नेक्ड होकर खाना सर्व करना चाहती है। उसे बस एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर ये रिवील होता है कि उसने ही लीना और मैगी का खून किया था, क्योंकि उसे 3 इनोसेंट लोगों का खून चाहिए था। 2 का तो मिल चुका है, अब एक बाकी है, सिर्फ प्रियंका। उसे यहाँ लाने का मकसद भी यही है। प्रियंका इस सच के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी बहन उसे मारना चाहती है। कुछ देर के लिए बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुकी थी वो, लेकिन उसके बाद ही जैसे वो देखती है एलिस ने चाकू उठा लिया है उसे मारने के लिए, वो भागती है अपनी जान बचाने के लिए। एलिस भी भागती है उसकी पीछे पीछे, और जब एक पॉइंट पर उस चाकू से वो प्रियंका पर हमला कर देती है तो मजबूरन प्रियंका को ही उसे मारना पड़ता है खुद को बचाने के चक्कर में। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी और खुद को ही कोसने लगती है वो, और साथ में ब्लडी मैरी को भी। उसी के कारण तो ये सब कुछ हुआ। तब ब्लडी मैरी उसे समझाती है कि लेजेंड्स में बताई गई सारी बातें सही हैं। वो किसी को करप्ट नहीं करती और ना ही किसी का खून करती है, बस लोगों के अंदर की सच्चाई को देख पाती है वो, उनके वो झूठे डिज़ायर को। उसे पता था कि एलिस कितनी डिस्परेट है, तो उनके ऑफर में वो मान गई थी। इसमें उनका क्या कसूर। आज उसके मौत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। उनका तो बस एक ही दोस्त था जिसके लिए वो ऑलमोस्ट 150 सालों से यहाँ कैद है। बात यह है कि 1860 के आसपास जब वो एक साधारण इंसान हुआ करती थी, एक स्लेव, तब वो मर्डरर के हाथों कैद हुई थी। कुछ दिन बेसमेंट में कैद रहने के बाद मार्गरेट ने जब उसे रिसेल करने की कोशिश करी, उससे उसके बेटे को छीन लिया गया, तो मैरी ने प्रोटेस्ट किया एक बहुत ही यूनिक तरीके से। एक्चुअली उस लाइफ में वो बहुत ही रिलीजियस हुआ करती थी, उसका सोल प्योर था। तो उस क्राइसिस के वक्त उसने अपने गॉड से मदद मांगी और उसे मदद मिली भी। बिजली की एक झटके में सारे गार्ड्स बेहोश हो गए थे और मार्गरेट भी। उस समय अगर मैरी चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन उसने उल्टा रिवेंज लेने का सोचा और चाकू से मार मार कर मार्गरेट की जान ले ली, और साथ में उसके मेड की भी, जो उन्हीं में से एक थी। ये उसे करना नहीं चाहिए था और इससे मैरी की सोल करप्ट हो गई, वेंजर्स के आग में जलकर काली पड़ गई, और इसीलिए उसे सजा भी मिली। उसके गॉड ने उसे आईने में कैद कर दिया और तब से वो यहीं पर इंतज़ार कर रही है कि कोई आए और उसे आज़ाद करे। वो भी बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल प्रियंका की तरह। प्रियंका उसकी दर्द समझ पा रही थी, तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद ब्लडी मैरी को आज़ाद करेगी। बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। वो उस चाकू से अपना हाथ काट के बाकी खून के साथ ब्लडी मैरी को देती है पीने के लिए, और जैसे ही ब्लडी मैरी उसे पीती है
वो आज़ाद हो जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, मैरी की सोल तो अपने प्योर फॉर्म में वापस आ जाती है, मगर बदले में प्रियंका फंस जाती है उस मिरर के अंदर, क्योंकि ये एक ट्रिक था कि जो भी मैरी को आज़ाद करेगा उसे उसकी जगह लेनी पड़ेगी, जो उसने पहले प्रियंका को बताई नहीं थी, क्योंकि ऐसे कंडीशंस पर कोई उसे छुटकारा नहीं दिलाता, चाहे वो कितना भी लालची या कितना भी इमोशनल फूल क्यों ना हो। वहीं उधर बेचारी प्रियंका, उसने तो कुछ मांगा ही नहीं था, फिर भी उसे ये सज़ा मिली बिना किसी कसूर के। वो फंस गई ये सब के अंदर। अब उसे कितना वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा वो सिर्फ भगवान ही जाने। और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।